Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 1 2.1 of class 9th आर्ट्स जनरल मैथ। तो ये बच्चों जनरल मैथ जो है उसकी अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, जिसकी इंशाल्लाह आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें हमारे पास टोटल हैं जी 12 सवाल, जिसमें से कुछ जो हैं ज़कात के रिलेटेड हैं, कुछ उशर के रिलेटेड हैं और कुछ जो है विरासत मतलब के जायदाद के रिलेटेड हैं। तो आइए करते हैं एक एक करके, इंशाल्लाह हम सारे करेंगे। इसकी जायदा मशक रिव्यू एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह इसका करवाया जाएगा। तो आइए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है हमारे पास। अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। 11,10,000 रुपये पर ज़कात मालूम करनी है। तो आपने क्या करना है जी, आप लिखेंगे सोने की मालियत, सोने की मालियत 11,10,000 और ज़कात की शरह। ज़कात की शरह उसने आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई और ये आपने याद रखनी है। अगर आपने इस्लामियात पढ़ी है उसके अंदर भी ज़कात वाला चैप्टर होगा, उसमें भी आपने पढ़ी होगी, शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे। ज़कात जो है वो इस्लामिक जो है एक किस्म का टैक्स ही है जो हम यानी कि ज़रूरतमंदों को देते हैं, और इसका जो रेट इस्लाम ने फ़िक्स किया ना वो है जी 2.5%। मतलब कि 2.5 जो है वो हमारे माल का 40वां हिस्सा बनता है। तो 2.5% जो है ये आपने ज़कात का रेट याद रखना है। इसको आपने ये क्वेश्चन से नहीं मिलेगा आपको। अब ज़कात की रकम निकाल लें। ज़कात की रकम आप क्या करेंगे, 11,10,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.5 से और 100 पे डिवाइड करवा देंगे। 11,10,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 100, ये अगर 27,750, ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास सेम ऐसा ही है। इसकी स्टेटमेंट आप बुक से देखिएगा। यदि अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम करिए। अब पहले सोना था, अब चांदी आ गया, बस यही फ़र्क है इसमें। यहाँ पर आप लिखिए चांदी की मालियत 3 लाख रुपए, फिर सेम ऐसी ज़कात की शरह 2.5%, ज़कात की रकम, उसके लिए आपने क्या करना है, 3 लाख को मल्टीप्लाई करवा देना 2.5 से और डिवाइड करवा देना 100 से। तो ये 3 लाख मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास बन गया 7,500 रुपया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला है। सोना जो है 40,000 रुपये का 1 तोला है, तो 10 तोला कितने का हो गया, 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख आ जाएगा। और चांदी 40 तोले है और चांदी फ़ी तोला की कीमत है 5,000 रुपये। तो अगर हम चांदी की मालियत निकालेंगे 40 को 5,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 लाख रुपया। फिर इन दोनों को इकट्ठा करके इन पे ज़कात निकालते हैं। देखिए पहले आप लिखेंगे सोने की मालियत, सोने की मालियत
10 तोले सोना है और 1 तोला है 40,000 रुपये का, तो ये आ गया 4 लाख रुपया। उसके बाद चांदी की मालियत, वो हमारे पास है जी 40 तोला और 40 तोला चांदी है और इस 5,000 रुपये का 1 तोला है। इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये बन जाएगा 2 लाख रुपया। कुल मालियत दोनों को प्लस कर लें, 4 लाख और 2 लाख, तो ये हमारे पास बन गया 6 लाख रुपया। ज़कात की शरह लिख लें। ज़कात की शरह वही है जो हमने पहले की है। ज़कात की शरह 2.5% ज़कात की रकम। ज़कात की रकम हमारे पास है जी 6 लाख और इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.5 से, डिवाइड करवा देंगे 100 से जी। 6 लाख मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 100, तो इसका 15,000 हमारे पास ज़कात आ गई 6 लाख रुपए के ऊपर। ये आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन 4 है, इसको भी हम करने लगे हैं जी। सेम ऐसे ही होगा वो भी। देखिए, सोने की मालियत 8 लाख रुपए, नगद रकम 4 लाख रुपए और चांदी 50 तोला 5,000 रुपये फ़ी तोला है, तो ज़कात मालूम कीजिए। पहले आप देखिए जी, सोने की मालियत, सोने की मालियत 8 लाख रुपए, नगद रकम 4 लाख रुपए, चांदी की मालियत, चांदी जो है 50 तोले है और 1 तोला 5,000 रुपये का है, तो ये बन गया 5 में 25 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपये। कुल रकम देख लें क्या कितनी बन गई हमारे पास। 8 लाख जमा 4 लाख जमा 2.5 लाख, तो ये बन गई 8 4 12 13 14 लाख 50,000 रुपये बन गया। ठीक है जी। अब इसके ऊपर ज़कात निकाल लें। अब देखें जी, ज़कात की शरह, ज़कात की शरह हमारे पास है जी 2.5%। ज़कात की रकम 14,50,000 रुपये को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 100 पे डिवाइड करवा देंगे, तो ये देखिए 14,50,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 100, तो ये बन गया 36,250 रुपये। ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया। पहले जो 4 क्वेश्चन थे ये ज़कात के रिलेटेड थे, ये हमारे पास हो गए। अब इसके उशर वाले करते हैं, इसको रेज़ करते हैं और इसकी जगह पे करते हैं। जी देखिए, कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियती 6 लाख रुपए पर उशर मालूम कीजिए। यानी कि उशर जो है ना हमारे पास, उसके 2 रेट हैं, ये आपने याद रखना है। एक उसका रेट होगा कुदरती ज़राए का, कुदरती ज़राए, और एक होगा मसनूई ज़राए। कुदरती ज़राए का 10% होता है और मसनूई ज़राए का 5% होता है। ये 2 रेट ना बस, उशर और इसके अलावा नहीं होता।
तो उशर का वैसे बेसिकली मतलब होता है 10वां हिस्सा। तो कुदरती ज़राए का क्या मतलब है? ऐसे ज़राए के आप फसल लगा दें, बारिश वगैरह हो, फसल आपकी उग जाए। ये ज़्यादातर वो इलाके हैं जो बरानी इलाके हैं। बरानी इलाके वो होते हैं जिन इलाकों में बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो लोग फसल का बीज जो है ना वो फेंक देते हैं। अपने खेत में बारिश होती है तो वो उग जाता है, उसके ऊपर उनकी कॉस्ट कम आती है। तो जिसके ऊपर कॉस्ट कम आई हो उसका रेट ज़्यादा गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो उशर का जो रेट गवर्नमेंट में फ़िक्स किया हुआ है वो 10% है, जो है आपने कुदरती ज़राए पे देना है। उसके बाद एक है मसनूई ज़राए। मसनूई ज़राए का जो रेट है वो है जी 5%। ये कौन सी ज़मीन होती है और ये किसके ऊपर लगता है? ये ऐसी ज़मीन जिसका आप खुद सारा इंतज़ाम करें। मतलब कि आपने जो खेत है तैयार किया है, उधर ट्यूबवेल लगाया हुआ अपना, उसको अपना पानी लगा रहे हैं या खरीद कर लगा रहे हैं पानी किसी के ट्यूबवेल से, तो उसके अंदर आपकी मेहनत हो रही है, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका खर्चा हो रहा है। तो ये जो है आपका 5% इसका चार्ज होगा, क्योंकि इसका रेट कम है मसनूई ज़राए का। ओके जी। ज़कात जो है वो आपकी लगती है रुपये पैसों पे। और उशर जो होता है ये आपका लगता है ऐसी चीज़ें जो आप ज़मीन से उगाते हैं ना, उनके ऊपर उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर आप उशर यानी कि देते हैं। जैसे अगर किसी का सेब का बाग है तो उसके ऊपर उशर होगा, गंदम किसी ने लगाई है उसके ऊपर उशर होगा, चावल लगाए हैं, चने लगाए हैं, दालें लगाई हैं, ज़मीन से जितनी भी चीज़ें आप उगा रहे हैं उनके ऊपर आप उशर देंगे। ओके जी। अब जो इसका फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो है जी, कुदरती ज़राए से पैदाशुदा फसल की मालियती 6 लाख रुपए पर उशर मालूम कीजिए। तो हम लिखते हैं चावल की फसल की मालियत, चावल की फसल की मालियत ये हमारे पास है 6 लाख रुपया। कुदरती ज़राए पर उशर, अब यहाँ पर लिखें कुदरती ज़राए पर उशर की शरह। अभी मैंने आपको बताया कुदरती ज़राए का 10% होता है। अब आप लिखें जी उशर की रकम, 6 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करवा दें 10 से और 100 पे डिवाइड करवा दें तो 60,000 रुपया हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसे ही है। देखिए आप, मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल की मालियती 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम करें। अब इसका मसनूई ज़राए है, यहाँ पर कुदरती ज़राए है और यहाँ पर मसनूई ज़राए है। इसको आपने फोकस करना है कि ज़राए कौन से हैं। तो बाज़ बच्चे मसनूई में 10% लगा देते हैं तो गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो आपने ये दोनों रेट याद रखने हैं। तो यहाँ पर आप लिखें गंदम की फसल की मालियत, गंदम की फसल की मालियत 3,50,000 रुपये, मसनूई ज़राए पर उशर की शरह, उशर की शरह वो है जी 5%। अब आप लिखें जी उशर की रकम, उशर की रकम 3,50,000 रुपये को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 5 से, डिवाइड करवा देंगे 100 पे, तो इसका आंसर निकाल लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा। और 3,50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, 17,500 उशर देना पड़ेगा इतने पैसों का। ले जी, सेकंड टॉपिक भी आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा जायदाद वाला जो चैप्टर है, विरासत वाला जो है हिस्सा इसका, ये शुरू होगा जी क्वेश्चन नंबर 7 से और 12 तक चलेगा। इसका मैं एक टोटली आपको पहले चार्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए कोई भी जायदाद है ना, पहले
यहाँ आप लिख लें मरहूम की जायदाद। जी फ़र्ज़ करें किसी की डेथ हो गई है, कोई बंदा मर गया है, उसके पीछे उसके पैसे भी होते हैं, बैंक बैलेंस कैश भी होता है, या उसकी जायदाद होती है, या वो अमीर बंदा है, उसकी फैक्ट्रियाँ वगैरह भी हैं। तो फिर क्या होगा कि उसके जो पैसे हैं, उसके जो वर्सा हैं, उसके बेटे बीवी, उनमें डिवाइड होती है। तो जब जायदाद बच जाती है, उसमें से सबसे पहले कफन दफन के खर्चे माइनस किए जाते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। कफन दफन का खर्च ये माइनस होगा सबसे पहले। उसके बाद फिर कर्ज़ माइनस होगा, कर्ज़ की रकम, जो भी जितना भी उसने किसी का कर्ज़ देना होगा उसको माइनस किया जाएगा। कर्ज़ जो है ये ऐसा यानी कि पैसे हैं, अगर आपने किसी से अपनी ज़िंदगी में लिया है तो वो मरने के बाद भी माफ़ नहीं होता जब तक देने वाला माफ़ ना कर दे। तो अपनी ज़िंदगी में ही अगर आपने किसी से 1 रुपया भी उधार लिया है, या किसी से उधार लिए हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो उसको कोशिश करें जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उसको उसी वक्त वापस करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का इंसान का पता नहीं होता है कब ख़त्म हो जाए। तो कर्ज़ की रकम जो है ये उसी वक्त वापस होनी चाहिए। उसके बाद बाकी पैसे जो बच गए माइनस करके, फिर हम निकालते हैं जी उसकी बेवा का हिस्सा। बेवा ऐसी औरत होती है जिसका जो है ना हामद वफात पा जाता है। बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा जो है अब ये दो तरह का होता है। एक इसका हिस्सा होता है जी 1/4 बच्चों की गैर मौजूदगी में, यानी कि अगर उसके बच्चे नहीं ना है तो फिर 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, 1/4 ज़्यादा होता है। अगर उसके बच्चे हैं तो फिर उसको मिलेगा 1/8 बच्चों की मौजूदगी में। ओके हो गया जी। अगर तो उसके बच्चे हैं तो 1/8 हिस्सा मिलेगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब 1/8 आप कहेंगे जी ज़्यादा है, 1/4 कम है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये 1/8 हिस्से हो रहे हैं और ये 1/4 हिस्से हो रहे हैं, तो 4 हिस्से वाली चीज़ ज़्यादा होगी। जैसे जी हम कहते हैं जी एक पिज़्ज़ा है, उसके मैं 8 हिस्से करूँ और एक के मैं 4 हिस्से करूँ, जो पर पीस है वो किसका ज़्यादा होगा? तो पीस इसके बड़े बड़े बनेंगे, इसके पीस छोटे बनेंगे। तो 8वां हिस्सा छोटा होता है और चौथा हिस्सा ज़्यादा होता है। ओके जी। जी, यहाँ पर अगर हो तो बीवी को चौथा हिस्सा मिल गया, काम इसका ख़त्म हो गया। अब इस पे जितना यानी कि बुक के रिलेटेड है मैं आपको वो करवा दूँ, ठीक है जी। यहाँ तक, यहाँ पर अगर बच्चे होंगे तो बीवी का हिस्सा माइनस करना है, जो बाकी रकम बचेगी उसके फिर 2 हिस्से होंगे, फिर उसके 2 हिस्से होंगे। एक साइड पे बेटी आ जाएगी, बेटी अगर है तो बेटी को हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। तो एक साइड पे आ जाएगा बेटा, बेटा है तो बेटे को हिस्सा मिलेगा। बेटे को मिलेगा डबल हिस्सा और बेटी को मिलेगा सिंगल हिस्सा। बेटे के 2 हिस्से होंगे और बेटी का 1 हिस्सा होगा। ओके जी, ये हमारे पास शेड्यूल है जिसके मुताबिक हम ये क्वेश्चन करेंगे। मरहूम की जायदाद, उसमें से कफन दफन और कर्ज की रकम आपकी इस एक्सरसाइज में नहीं उसने डाली। मैं हैरान हूँ क्यों नहीं डाली, क्योंकि जो 8th क्लास के क्वेश्चन है ना उसमें ये चीज़ें उसने ऐड की हुई हैं, इसमें भी उसको ऐड करनी चाहिए थी वैसे, क्योंकि 9th क्लास है, उसका आपका लेवल अप है उनसे। बेवा का हिस्सा जब निकालना है तो फिर आपने 4 के हिसाब से या 8 के हिसाब से देख लेना है बच्चे हैं या नहीं हैं। उसके बाद बेटा और बेटी का हिस्सा, और इसके बाद आप देखिए जी क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर एक शख्स ने 7.5 लाख रुपए यानी कि 7,50,000 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी एक बेवा, 2 बेटों और एक बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम कीजिए। 7.5 लाख रुपए है, एक बेवा, 2 बेटे और एक बेटी। आइए इसमें हिस्सा निकालते हैं।
कुल मालियत या जायदाद की मालियत लिख लें आप 7,50,000 रुपये। बेवा का हिस्सा 7 ही निकालेंगे आप। बेवा का हिस्सा कैसे निकालेंगे? अगर बच्चे हैं इसमें, हैं जी बच्चे, तो 1/8 करेंगे आप। इसको 8 पे डिवाइड करवा दें आप। 7,50,000 डिवाइड 8, तो ये बन गया 93,750, 93,750 रुपये। अब निकालें आप बकिया रकम। बकिया रकम या बकिया मालियत, कितने पैसे बच गए हैं? 7,50,000 में से बीवी ने ले लिए, बेवा ने ले लिए, 93,750 ले लिए। बाकी जो बच गए हैं वो कितने हैं जी? 7,50,000 माइनस आंसर करें इसका, तो ये बन गया 6,56,250 रुपये। बाकी पैसे बच गए हैं। अब ये पैसे बचेंगे सारे के सारे बच्चों को देंगे। अब बच्चे कितने हैं उसकी निस्बत बना लें। निस्बत लिखें आप। 2 बेटे हैं तो 2 दफ़ा 2 लिख दें, और जितनी बेटी हैं उतनी दफ़ा 1 लगा दें। 1 बेटी है तो 1 दफ़ा 1 लिखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने बेटे हैं उतनी दफ़ा 2, जितनी बेटियाँ उतनी दफ़ा 1 लगा देना आप। अब आपने क्या करना है जी? निस्बती मजमुआ करना है। निस्बती मजमुआ के लिए आपने 2 + 2 + 1 करना है। सब इन सब को जमा कर लेना है। ये 5 हो गया। अब आप देखें हर बेटे का हिस्सा, जो एक बेटे का मिलेगा ना वही सबको मिलेगा, हर बेटे का हिस्सा। तो 2 ऊपर रखना है, 5 नीचे रखना है। जब भी बेटे का हिस्सा करना होगा 2 ऊपर रखना है और 5 इनको प्लस करके जो आएगा वो नीचे रखना है, और इसको जो बकिया रकम है जो आई है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5, तो हर बेटे को मिलेगा 2,62,500 रुपया। तो आप देखें बेटी का हिस्सा, बेटी एक ही है तो बेटी का हिस्सा निकाल लें। बेटी के हिस्से के लिए ऊपर 1 लगाना है, नीचे 5 लगाना है। इसको भी सेम 6,56,250 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,31,250 रुपये। ले जी, ये हमारे पास तीनों हिस्से आ गए। समझ आ गई ना? सारे क्वेश्चन आपने इसी मेथड से करने हैं। अब आप ये देखिए जी 8वां सवाल। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो इसकी 4 लाख रुपए मालियत विरासत में हर एक का हिस्सा निकालिए। तो आपने क्या करना है जी? पहले लिखना है जी कुल मालियत, कुल मालियत 4 लाख रुपए। उसके बाद बेवा का हिस्सा निकालें, क्योंकि बेटियां हैं ना। बेवा का हिस्सा 4 लाख को आप मल्टीप्लाई करें 1/8 के साथ। डायरेक्ट आप 8 पे ही डिवाइड करवा दिया करें इसको। तो देखिए 4 लाख डिवाइड 8, 50,000 आ गया, 50,000 आ गया इसका हिस्सा। बकिया रकम, बकिया रकम बच गई। देखिए 4 लाख रुपए में से आप निकाल लें ज़रा 50,000, 50,000 माइनस करें इसका, तो ये बन गया 3,50,000। ओके जी। उसके बाद बेटियां कितनी हैं? बेटियां 4 है, निस्बत बनाने की ज़रूरत नहीं है, 4 पे डिवाइड कर दें। हर बेटी का हिस्सा, तो 4 बेटियां ना, तो इसको डायरेक्ट ही 4 पे डिवाइड कर दें। हर बेटी को उसका हिस्सा मिल जाएगा। चारों का बारी बारी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 3,50,000 डिवाइड 4, ये 87,500 हर बेटी को इसका हिस्सा मिल जाएगा। चारों को इतने इतने मिलेंगे। तो ये हमारे पास इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसका। जी क्वेश्चन 9 देखिए। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी बेवा का हिस्से की मालियत मालूम करें। बच्चों का इसमें जिक्र ही नहीं आया, सिर्फ बेवा ही है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये।
आप लिखें कुल मालियत या जायदाद की मालियत 15 लाख रुपए है। बंदा लगता है बाबा अमीर था। बेवा का हिस्सा तो 15 लाख मल्टीप्लाई 1/4। अब बेवा का हिस्सा 1/4 होगा क्योंकि उसके बच्चे नहीं है। डिवाइड 1/4, 4 भी काट दें इसको डायरेक्ट ही। तो 3,75,000 रुपया जी, ये इसका आंसर आ गया। बस जी इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा 2 बेटे छोड़े हों तो इसकी मालियती वरासत 20 लाख रुपए में से हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। एक बेवा 2 बेटे हैं सिर्फ, तो हिस्सा निकालना। आप लिखें कुल मालियत। कुल मालियत है 20 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा है, अब ज़रा इसके बच्चे हैं ना, तो 1/8 कर लें आप। 2 लाख डिवाइड 8, 2.5 लाख रुपये आ गया। 2,50,000 रुपया बेवा का हिस्सा हो गया। बकिया रकम निकाल दें। बकिया रकम तो 20 लाख रुपए में से माइनस कर दें आप 2,50,000 रुपये। तो 20 लाख माइनस 2,50,000 रुपया, तो ये आ गया 17,50,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। अब हमने निकालना जी बेटों का हिस्सा। 2 तरीके हैं जी, 2 ही बेटे हैं बस इसके आपको, तो 2 पे डिवाइड करो। आधे इसको आधा 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 एक बेटे को मिल जाएगा, आधा दूसरे बेटे को मिल जाएगा। रेशो बना लें फिर भी वही आंसर आएगा। आसान तरीका करें आप, हर बेटे का हिस्सा। तो ये इतने पैसे हैं, 2 बेटों को मिलने हैं, तो इसको 2 हिस्से कर दें, इसको 2 पे डिवाइड करवा दें। सिंपल सी बात है। तो 17,50,000 जो है ना, इसको डिवाइड 2 पे कर दें, तो ये बन जाएगा 8,75,000 रुपये। हर बेटे को इतना इतना मिल जाएगा। 11वां सवाल देखिए। असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपये की छोड़ी। 4,80,000। इसने पीछे एक बेवा हो गई, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। 7 बचे थे उसके कह लें। जायदाद में हर एक हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। यानी कि आप लिखेंगे पहले कुल मालियत, या जायदाद की मालियत लिख लें आप, मर्जी है। उसके बाद बेवा का हिस्सा फौरी तौर पे निकालना है। बेवा का हिस्सा 4,80,000 रुपये मल्टीप्लाई 1/8, तो ये 60,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, 4,80,000 डिवाइड 8, 60,000, 60,000 आ गया। बकिया रकम कर लें, जायदाद कर लें, जो भी करना है। 4,80,000 में से माइनस करें आप 60,000, तो ये हमारे पास बन गया 4,20,000। निस्बत लिख लें अब जी। कितने बेटे हैं? 3। 1 2 बेटा, 3 बेटे। ओके जी। उसके बाद 4 बेटियाँ, 4 दफ़ा 1 लगा दें। अब लिखें निस्बती मजमूआ। निस्बती मजमूआ सबको जमा कर लें। ये हमारे पास बन गया जी 10।
अब आप करें हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा। तो आपने क्या करना है, 2 ऊपर रखना है, बेटे का 2 होता है ना, और 10 नीचे रखना है, और 4,20,000 से इसको करना है, इससे करना है। अगर आप बच्चे क्या करते हैं, दोबारा इसी को लिख देते हैं, जो इसका आंसर आपका गलत हो जाता है। तो आपने 4,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 10 पे डिवाइड करवाना है। 4,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 10, 84,000, 84,000 रुपया आ गया जी। एक बेटे का हिस्सा, दूसरे का भी हिस्सा, तीसरे का भी हिस्सा। अब हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का हिस्सा 1/10 मल्टीप्लाई 4,20,000। तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 पे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 42,000 रुपया एक बेटी को मिलेगा। तो चारों बेटियों को 42,000 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। कौन सा रह गया जी, लास्ट क्वेश्चन 12 वाला रह गया। इधर ही हो जाएगा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है 12 वाला। देखिए, नजीब ने 4 लाख रुपए की 4 लाख रुपए अपने विरसा में छोड़े। इसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी, जबकि इसके यहाँ कोई बच्चा ना था। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम कीजिए। सिंपल ही है, बच्चे नहीं है, बस हिस्सा निकालना है। कुल मालियत 4 लाख रुपए, बेवा का हिस्सा 4 लाख को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 1/4 से, तो 1 लाख रुपया आ जाएगा। लें जी, ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई कंप्लीट। तो बच्चों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मुझे ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।